चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए सोसाइटी की इस विकास यात्रा में हम क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 इंटर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक 1 का चैप्टर है, जिस बुक का नाम क्या है करमजीत? इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, समाजशास्त्र से आपका परिचय, ये इस बुक का नाम है। इसमें हम जो टॉपिक ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली को बहुत ही डिटेल में समझा। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि फैमिली पर मैक्रो प्रोसेसेस का फ़र्क पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, जैसे कि पॉलिटिकल लेवल पर हमने पढ़ा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाने से हुआ ये कि जो लोग कभी ईस्टर्न जर्मनी का पार्ट हुआ करते थे, जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर के अंडर था, वही जब यूनिफाइड जर्मनी का पार्ट हो गए तो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से गवर्नमेंट ने किसी तरह की सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी बंद कर दी। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने मैरिजेस करनी बंद कर दी, तो मैरिज रेट बहुत बड़े पैमाने पर घटा। हमने ऐसा पढ़ा ना। तो देखिए किस तरह से आपकी फैमिली लेवल पर एक अंतर आ गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तौर पर एक घटनाक्रम हुआ और उसके तहत सरकार के द्वारा लिए गए बड़े आर्थिक कदम, जिसके तहत जो आपको सहायता दी जाती थी वो सहायता बंद कर दी जाएगी। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि कैसे पंचायती स्तर पर हरियाणा की सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको यदि चुनाव लड़ने हैं पंच सरपंच के तौर पर, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप 10th पास आउट होने चाहिए। इसके तहत बड़े पैमाने पर, क्योंकि एक बड़े लेवल पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया में, तो उसके तहत वो जो मेल थे उन्होंने उन फीमेल के साथ शादियां कर ली जिन्होंने 10th पास की थी, ताकि चुनाव चाहे वो लड़े लेकिन सपोर्ट इन मर्दों की रहेगी, इसके नाम पर वो जीत जाएंगी और अंततः प्रधानगी भी इन्हीं की चलती रहेगी। तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाने की वजह से, क्योंकि इन्होंने 10th तो पास नहीं की, इन्होंने विवाह किए। तो इस तरह से देखिए निर्णय एक लिया गया, उसका नतीजा कोई और निकला। हमने ये सारे कंसेप्ट देखे। हमने देखा कि धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ जाते हैं। वो परिवर्तन के साथ साथ वो जो पुरानी मान्यताएं मर्यादाएं होती हैं वो भी चलती रहती हैं। तो चेंजेस भी एक सत्य है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी भी एक सत्य है। कोई समाज ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन पूर्ण रूप से आ जाता है, तो पिछले मर्यादा, पिछली सभ्यता की, संस्कृतियों की जो गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नए गुण अपना लिए जाते हैं। लेकिन कोई समाज ऐसे भी हैं जहाँ पर नए धारणाओं को अपनाने के साथ साथ जो पुराने गुण थे उन्हें भी साथ लेकर के चला जाता है। तो इसे हमने ये माना कि चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी को एग्जिस्ट कर सकती है। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट इसमें जो सब हेडिंग है वो ये है, हाउ जेंडर्ड इज़ द फैमिली। फैमिली किस तरह से लिंग के आधार पर भी हमें बटी हुई नज़र आती है। फैमिली कितनी के जेंडर्ड हैं ये भी ज़रूरी है। देखिए हमारे समाज में अमूमन एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, फंक्शनलिस्टों का भी यही व्यू था। वो ये मानते थे कि जो मेल फिगर है वो ब्रेड विनर के तौर पर काम करता है और जो फीमेल फिगर है उसका काम है होम मेकर का। इसके तौर पर जो मेल है वो इंस्ट्रूमेंटल भी है, यानी कि वह पैसे कमा करके लाता है, किस दिशा में पैसे लगेंगे यह भी उसके निर्णयों पर आधारित रहता है। तो वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है फैमिली को डायरेक्शन देने में कि फैमिली कैसे शेप होगी, कैसे आगे बढ़ेगी। इसके तहत ऐसा लगता है कि वो मेल हेडेड फैमिली। तो अमूमन अगर आप देखें तो आपको मेल हेडेड फैमिली सिस्टम नज़र आ जाएगा। उत्तर भारत में ये ख़ास तौर पर नज़र आता है, मेल हेडेड फैमिली सिस्टम। लेकिन मैंने फिर बताया समाज भिन्न है, कोई भी कंक्लूजन जनरलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉमन सेंस पर आधारित होगी, सोशोलॉजी पर आधारित नहीं होगी। भिन्न भिन्न समाज हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल हेडेड फैमिलीज़ हमारे देश में नहीं हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे अगर कहीं पर ऐसी कोई घटना हो जाए कि कोई औरत विधवा हो जाती है, विडो, उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण वह स्वयं अपने स्तर पर करती है, वह फैमिली फ़ीमेल हेडेड हो जाती है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हमारे देश में ये देखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर माइग्रेशन है। जो मेल हैं वो अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेशन करते हैं, फिर फीमेल ही हैं जो खेतों का, मवेशियों का यानी कि पशुओं का और परिवार का पूर्ण रूप से भरण पोषण और ख्याल रखती हैं। वह घर भी फीमेल हेडेड हो जाते हैं, माताएं उनका परिवारों का ख्याल रखती हैं।
ऐसा बड़े स्तर पर उन परिवारों में भी होता है जहाँ पर तकरीबन जो मेल मेंबर्स हैं वो सेना में चले जाते हैं या वो मेल मेंबर विदेशों में चले जाते हैं, तो माताएं उन परिवारों का ख्याल रखती हैं, यानी कि वो फीमेल हेडेड हो जाते हैं। ऐसा बहुत से आदिवासी समाज में भी पाया गया है कि वो फीमेल हेडेड होते हैं। जैसे महाराष्ट्र के साउथ ईस्टर्न क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ लगेगा, तो आंध्र प्रदेश का नर्दर्न एरिया और महाराष्ट्र का साउथ ईस्टर्न एरिया, वहाँ पर कोलम जनजाति पाई जाती है। कोलम, KOLAM, इसका क्षेत्र भी आपको पता लग गया, गुण भी आपको भी पता लग जाएगा। वो कोलम जनजाति तकरीबन फीमेल हेडेड होती है, वहाँ पर फीमेल हेडेड कंसेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये पाया है कि हाँ, मेल हेडेड कल्चर एग्जिस्टेंस में है, आपको ज़्यादा स्तर पर नज़र भी आ सकता है, लेकिन ये जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी अगर हम ये कह देंगे कि टोटली ही मेल हेडेड सोसाइटीज़ हैं। फीमेल हेडेड सोसाइटीज़ भी होती हैं अलग अलग परिस्थितियों के कारण, चाहे कभी अगर मेल की माइग्रेशन हो गई, चाहे अगर वुमेन विडो हो जाती हैं, और चाहे अगर मैन रीमैरी कर ले किसी और औरत के साथ और पहले वाली औरत और उससे जुड़े हुए बच्चों का परित्याग कर दे, उनकी केयर करनी छोड़ दे, तभी उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, तभी वो फैमिली फीमेल हेडेड हो जाती है। और बहुत से ऐसे आदिवासी समाज जिनमें फीमेल हेडेड कंसेप्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है, तो फीमेल हेडेड कल्चर्स भी होते हैं, लेकिन हाँ, एक डोमिनेशन है मेल हेडेड कल्चर का। हमारी फैमिलीज़ इतनी जेंडर्ड तो हैं। देखिए, अगर हम आंकड़ों के तहत जाएं तो पितृ प्रधानता आपको नज़र आती है, पेट्रियार्कल सिस्टम आपको नज़र आता है, ख़ास तौर पर उन राज्यों में जहाँ पर खेती प्रधान है, यानी कि खेती कार्य के तौर पर प्रधान है, तो वहाँ पर आपको एक पेट्रियार्की नज़र आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि पंजाब की बात करें, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको आंकड़े थोड़े परेशान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के स्तर पर अगर हम देखें, कुछ चीज़ों में परिवर्तन है। वो क्या है? देखिए, हम अगर सेक्स रेशियो के लेवल पर बात करते हैं तो 940 सेक्स रेशियो आपकी एग्जिस्ट कर रही है आज की डेट में 2011 के आंकड़े के आधार पर। ये भारत के स्तर पर है हमारी सेक्स रेशियो, यानी कि 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के अनुपात में। ठीक है, 940 फीमेल्स हैं किसके अनुपात में? 1000 पुरुषों के अनुपात में। तो कम ही है, लेकिन ये एक सेक्स रेशियो है। अब इसे मैं जब चाइल्ड सेक्स रेशियो के बेसिस पर ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या नज़र आता है? फीमेल फेटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या कन्या का बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा कुछ समय में। पंजाब ने आपने इसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं और मुद्दे भी देखे होंगे पिछले काफ़ी लंबे समय में। उसके तहत ये हुआ कि 0 से 6 बरस, यानी कि 0 से लेकर के 6 ईयर के तहत जो मेल बच्चा है, जो मेल चाइल्ड है, उसके कंपैरेटिवली फ़ीमेल चाइल्ड ज़्यादा मर जाती है। जबकि आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि फ़ीमेल चाइल्ड की टेंडेंसी ज़्यादा है सस्टेन होने की। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फ़ीमेल चाइल्ड का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, फ़ीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, फ़ीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, फ़ीमेल का जो क्या कहते हैं उसको, सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। लेकिन फिर भी हमें क्या नज़र आ रहा है, जब हम 0 से 6 ईयर के तहत देख रहे हैं तो जो सेक्स रेशियो है उसमें मेल चाइल्ड ज़्यादा हैं फीमेल चाइल्ड के कंपैरेटिवली। ये एक आंकड़ा। और दूसरी तरफ जो मेल चाइल्ड के कंपैरेटिवली फीमेल चाइल्ड है, ये गिरते चला जा रहा है, यानी कि फ़ीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड के अनुपात में हर 10 ईयर के सेंसस में गिरती जा रही है। ये भी एक समस्या का कारण है, जबकि साइंटिफिकली उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल वैसे भी ज़्यादा होती है। फिर भी ये क्यों? ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है, यानी कि न्यूट्रिशन में बहुत अंतर है, बच्ची के न्यूट्रिशन में बहुत अंतर है, पहली बात। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जन्म के बाद बच्चियों को मार दिया जाता है, ये एक बड़ा कारण है। उन्हें एक घड़े में दूध में डुबा करके मार दिया जाता है, या फिर दबा दिया जाता है ज़मीन में, या फिर बहा दिया जाता है पानी में, कुछ भी करके उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, और या फिर उन्हें भ्रूण के रूप में कोख में ही ख़त्म कर दिया जाता है।
वो एक अलग कंसेप्ट है फीमेल फिटिसाइड। लेकिन इन्फेंटिसाइड एक बड़ा कारण है कि मेल चाइल्ड के कंपैरेटिवली फीमेल चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर पा रही है, जबकि सर्वाइवल रेट साइंटिफिकली उनका ज़्यादा है। तो इसका मतलब डेलिबरेटली उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, न्यूट्रिशन उनके हिस्से का मेल चाइल्ड को दे करके और या फिर उनकी हत्या करके। यही कारण है कि 0 से 6 ईयर्स के बीच में हम जब चाइल्ड सेक्स रेशो, ओवरऑल सेक्स रेशो को छोड़ दें, हम चाइल्ड सेक्स रेशो को देखें तो यहाँ पर नज़र आता है कि 1991 के सेंसस में ये 934 फीमेल चाइल्ड थी। किसके कॉन्टेक्स्ट में? 1000 मेल चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। 2001 में ये आंकड़ा गिर करके 927 पे आया, 2011 में ये आंकड़ा गिर के 919 पे आ गया। तो 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 1991 के कंपैरेटिवली 934 से गिर करके 990 तक आ गई। ये बड़ी परेशानी और चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें यहाँ से पता लगता है हाउ जेंडर्ड द फैमिलीज़ कितनी जेंडर्ड हैं। और दूसरी तरफ अगर इस आंकड़े को हम पंजाब प्रांत के तौर पर देखते हैं, पंजाब राज्य के तौर पर देखते हैं, ओवरऑल सेक्स रेशियो के मामले में पंजाब में सुधार हुआ, लेकिन राष्ट्रीय आंकड़े के मुकाबले ये बहुत ही नीचे है। वो ये है कि 2001 में टोटल फीमेल 876 थी इन कॉन्टेक्स्ट 2000 मेल, और 2011 में ये बढ़ करके 895 हो गई। लेकिन फिर भी पंजाब में 105 औरतें कम हैं। अगर हम 1000 पुरुषों के अनुपात में कुल महिलाओं का हम देखें कितना कंटेंट है, तो वो 105 महिलाएं कम हैं। आपके पास 895 फीमेल हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1000 मेल। आई बात समझ में? और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की सिचुएशन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले ये बहुत गिरी हुई है। 2001 में ये आंकड़ा 798 के अराउंड था, और आप हैरान हो जाएंगे कि 2001 में पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये आंकड़ा 700 और उससे भी बिलो था। यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में पंजाब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मामले में 700 और उससे भी बिलो था। तो फीमेल फिटिसाइड अपने चरम पर थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी अपने चरम पर थी। आई बात समझ में? और ये फिर सुधार हुआ, सरकार ने कैंपेन किए, जो सेक्स डिटेक्शन सेंटर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, सेक्स डिटेक्शन टेस्ट ख़त्म किए गए कि बच्चा जन्म होने से पहले डिटेक्शन नहीं हो सकता लड़की है कि लड़का। बहुत सख्ताई से इस पर कार्रवाई हुई, बहुत हैवी पेनल्टी, डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द किए गए, सारे प्रयास किए गए किसी तरह से। तो थोड़ा सुधार है, लोगों में अवेयरनेस और अवेकनिंग भी की गई। सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई बच्चियों को समर्थन देने के लिए, चाहे उनकी न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे साइकिल देने हो उनको एजुकेशन के लिए, चाहे गांव क्षेत्रों में स्कूल खोलने की बात हो ताकि वो बोझ ना बने माता, चाहे शगुन स्कीम जैसी स्कीम्स हों कि उनके विवाह पे शगुन की बात हो, इस तरह की चीज़ें। और डॉरी के अगेंस्ट अभियान चलाए गए कि बच्चियों को बोझ ना समझा जाए। इस तरह के प्रयास किए गए तो एक सुधार हमें नज़र में आता है, जिसके तहत 2001 में जब वो 798 था तो 2011 में बढ़ करके वो 846 हुआ। लेकिन अगर इसे भी हम देखें तो ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम है। दक्षिण के राज्यों से कंपेयर करें तो ये कहीं भी ठहरेगा नहीं। तो सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम। माना यह जाता है कि जो बेटी है वो पराया धन है, बेटी पर खर्च करना, उसे न्यूट्रिशन देना और उसका पालन पोषण करना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि किसी और के बगिया में लगे हुए फूल को पानी देना। अगर देखें तो दक्षिण की कुछ कविताओं में इसका जिक्र मिलता है, उसमें यही कहा जाता है कि बेटियों पर न्यूट्रिशन, खर्चा और पालन पोषण करना बिल्कुल ऐसा है जैसे दूसरे के बाग में फूल को खिलाना। पुत्र जो हैं आगे जा कर के बुढ़ापे में सहारा बनने वाले हैं, हमें उन्हीं पर खर्च करना चाहिए, उन्हीं का विकास करना चाहिए, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें परिवारों के साथ साथ ओवरऑल समाज और अर्थ ढांचे का भी एक रोल होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, जैसे जैसे वो सेगमेंट और सेक्टर्स ग्रो करते हैं जो फीमेल को बेहतर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, धीरे धीरे माता पिता और परिवार का नज़रिया भी बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेज़ धीरे धीरे अबेंडन हो गई, लोकल मैरिजेज़ होती हैं आज की डेट में, फ़ीमेल अपने घर के बहुत आसपास रह पाती हैं। डिस्टेंस जो है वो कम हो गया क्योंकि समय कम हो गया, यानी कि दूरी कम हो गई है। कैसे? क्योंकि समय कम हो गया। समय कम हो गया, आप इमीडिएटली अपने पेरेंट्स के पास पहुंच सकती हैं, उनका ख्याल रख सकती हैं, उन्हें देख सकती हैं। आज की डेट में ये चिंता ख़त्म होती सी नज़र आ रही है धीरे धीरे कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। बेटियां भी आगे आई, अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं। लेकिन ये भी बड़े स्तर पर आज शहरी स्तर पे हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर अभी भी ये चीज़ें हो नहीं पा रही। तो वहाँ पर आज भी यही है कि पुत्र जितना भी नालायक हो, अंततः ये माना जाता है कि घर में बैठा है, कोई है, और ये लोगों को भी पता है कि इनके घर में एक बेटा है। तो इनके माता पिता को कुछ मत कहो, शायद वो किसी तरह से हमारे अगेंस्ट जा सकता है। ऐसी अवधारणाएं अभी हैं।
काम वही, कारण वही है कि रोज़गार के साधन नहीं है उतने, अभी शिक्षा उतनी नहीं है। जिन चीज़ों के माध्यम से वुमेन को एम्पावर किया जा सकता है वो सेगमेंट अभी वहाँ पर एनरिच नहीं हुए, इसलिए अभी भी उसकी परिस्थितियाँ पिछड़ी हुई हैं। यही कारण है कि माता पिता में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आने वाले समय में हम किसी तरह से इससे कोई सहारा या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक ऐसा वेंचर नहीं है जिसमें खर्च किया जाए, यानी कि निवेश किया जाए, तो उसके कंपैरेटिवली पुत्र में ही निवेश है। लेकिन ये कहना फिर से जनरलाइज हो जाएगा, हर परिवार तक ऐसा नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस स्टेट में हैं, वहाँ का समाज कैसा है, और डिपेंड कर रहा है वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल, सोसाइटी की मान्यताएं। लेकिन ओवरऑल उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक लार्जर ट्रेंड यही रहता है, एक बड़ा ट्रेंड यही होता है। एक्सेप्शंस ऑलवेज होती हैं, बात हम ऐसा एक्सेप्शंस की नहीं कर रहे हैं, बात हम रूल की कर रहे हैं। एक्सेप्शंस अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक सत्य हमारे सामने खड़ा है। इतनी बात समझ में आई। इसके आगे हम चलें तो यहाँ पर फैमिली नाम का एक इंस्टीट्यूशन कम्प्लीटली हमारे एंड पे डिस्कस हो गया। हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की ओर बढ़ते हैं, जैसे हमने मैरिज कह के पुकारा था। मैरिज, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जब मैं आपके सामने मैरिज की बात करता हूँ तो इसका अर्थ क्या है? मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और मैंने आपसे क्या कहा था, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिनके कुछ रूल्स होते हैं, वो होते हैं बेटी। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? आप पंजाबी में बोलो, जैसे बोलो, आवाज़ ज़रूर निकाला करो। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ और बचा भी रहा हूँ तो आवाज़ भी निकालो। ओके, बताओ। और ओके, जिनके कुछ रूल्स होते हैं और जो इस्टेब्लिश या एक्नॉलेज हों लॉज या कस्टम्स के द्वारा, और जिनके रूल्स को निरंतर ऑब्जर्व करके ही, अंडरस्टैंड करके ही आप उस इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? जिन सोशल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिनके कुछ रूल्स होते हैं, और वो सोशल इंस्टीट्यूशन या तो किसी लॉ या किसी कस्टम के द्वारा एस्टेब्लिश या एक्नॉलेज होते हैं। उनके रूल्स की रेगुलर और कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ही आपको उन इंस्टीट्यूशन से अवगत करवा सकते हैं। आई बात समझ में? अगर मैरिज भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो सेम डेफिनेशन यहाँ भी लागू होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं लिखा है। मैरिज क्या है? ये सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। आई बात समझ में? इट इज़ अ सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। आई बात समझ में? तो इसके तहत दो लोग ही नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ते हैं, यानी कि भाई जुड़ते हैं, माता पिता जुड़ते हैं, और रिश्तेदार भी जुड़ते हैं। तो आप देखेंगे अक्सर अलग अलग समाज में विवाह संबंधी ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं या ऐसे रिचुअल्स रखे जाते हैं जिसमें वर वधू के अलावा परिवार के और जन भी आपस में मिल सकें, जुड़ सकें। अमूमन अगर हम कहें तो सिखों में या पंजाब के क्षेत्र में विवाहों में मिलनी एक बड़ा रिचुअल है, जिसके तहत सब मिलते हैं। फूफा फूफा से मिलता है, गले में हार डालते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, फिर वो बात अलग है कि समय दर समय ये होते रहा कि क्या उपहार लाए हों। जैसे कि लड़की पक्ष से जो फूफा है वो लड़के पक्ष के फूफा के लिए क्या उपहार लाया है। तो क्योंकि विवाह सर्दियों में हुआ करते थे पंजाब में, तो एक उपहार के तौर पर अच्छा उपहार कंबल को माना गया, तो कंबल लाया जाता है। फिर परिवार के स्तर के मुताबिक चीज़ें और बदलती गईं, टोम भी आने लगी, यानी कि गहने, यानी कि अंगूठियाँ। तो ये भी हो जाता था कि भाई लड़की पक्ष से जो फूफा है वो कंबल के साथ साथ अंगूठी भी डालेगा। अंगूठी डलवाने वाले का भी मान है, अंगूठी डालने वाला भी मान रहा है। वो वहाँ पर भी ये झगड़ा चल रहा है कि ये अंगूठी मैं डालूँगा तो ये सम्मान मुझे चाहिए। आप ये सोचते होंगे सिर्फ डलवाने वाले को सम्मान मिल रहा है, नहीं, डालने वाले को भी सम्मान। तो इस बात पे भी बहस होती है लड़की पक्ष में कि जो लड़की का पिता है वो किसके हाथों अंगूठियाँ डलवाएगा, तो वो किसे मान देना चाहता है। तो ये एक मान सम्मान से जोड़ी गई चीज़ें, ताकि उसी दिन, पहले ही दिन
लड़की पक्ष के मन में यह है कि उनके जो रिश्तेदार हैं, वधू पक्ष के मन में यह है कि जो वर पक्ष के लोग हैं उनके मन में यह स्तर स्थापित हो जाए, ये स्टेटस हमारा इस्टेब्लिश हो जाए इसी स्तर। इसलिए ये मान सम्मान से जुड़ गया कि अंगूठी मैं डालूंगा, मैं डालूंगा या मैं डालूंगा। क्योंकि 3 फूफों में से जो भी फूफा या फुफ्फड़ अंगूठी डालेगा, आगे रिश्तेदारी जब निभेगी ये फुफ्फड़ ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा मेल साइड में, क्योंकि इस फुफ्फड़ ने अंगूठी डाली होगी, इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, इसकी फ़ोटोज़ होंगी या फिर इसकी चर्चाएं होंगी, ये इसने अंगूठी डाली थी, इससे मिलनी हुई थी। और बाकी फूफा सारी उम्र अपनी एग्जिस्टेंस बस फील ही कराते रह जाएंगे, लेकिन मेल वाली साइड में उतना आइडेंटिफाई नहीं रह पाएंगे। तो जिस मामा जिस मौसा ने डाली अंगूठी वो भी आइडेंटिफाई, जिस जीजा ने डाली है, जिस भाई ने डाली है, बहनों की बहनों से, माताओं की माताओं से, इस तरह से मिलनियाँ होती हैं। फिर एक समय में ये दहेज प्रथा भी बन गया और इसके तहत लड़कों की तरफ से भारी भारी मांगें होने लगी, इतने वजन की अंगूठियाँ हों, अंगूठियों के साथ ये भी हो वो भी हो, और फिर काफ़ी कुछ हो, फिर होता रहा। ये बहुत कम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इन पे भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये होता है, मिलनियाँ कराई जाती हैं आपस में, कई सारी विधि विधानों के तहत मेल मिलाप होता है ताकि 2 परिवार जुड़ें। कारण क्या है? एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वो है फैमिली। फैमिली क्या होती है? व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस। किनशिप सुना है ना? किनशिप बार बार जिक्र करते हैं हम, किन, किथ एंड किन्स। सो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस। किन कनेक्शन, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, कौन सा कनेक्शन है? किन। हम कहते हैं ना वी आर ए किन टू ईच अदर, तो वो हम ये कहना चाहते हैं वी आर अ किन टू ईच अदर। ओके, सो लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस, द एडल्ट मेंबर ऑफ विच अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। एडल्ट मेंबर चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयर करने की उठाते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो किन कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। किन कनेक्शंस 2 वे में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। पहला, बाय द वे ऑफ मैरिज। बाय द वे ऑफ मैरिज, मैरिज के वाया भी एक किन कनेक्शन बनता है, और दूसरा बाय द वे ऑफ लाइन ऑफ डिसेंट, यानी कि ब्लड रिलेशन, जैसे कि माता पिता भाई बहन इनके साथ। तो किन कनेक्शन 2 वे में बनता है, एक वाया मैरिज, ठीक है, एक वाया लाइन ऑफ डिसेंट यानी कि वाया ब्लड। तो वाया मैरिज और वाया ब्लड आपका किन कनेक्शन बनता है, और ये जो किन कनेक्शन के माध्यम से मेंबर जुड़े हुए हैं ये फैमिली है। ठीक है जी। जिस घर में आपका लाइन ऑफ डिसेंट से कनेक्शन है, यानी कि जिस घर में आपका जन्म हुआ है, वो है आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती है? जिस घर में हमारा जन्म होता है, यानी कि जिस घर से हम लाइन ऑफ डिसेंट से जुड़े हैं, ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं, वो है हमारी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जिस घर में हमारा विवाह हुआ है, जिस घर से हम विवाह के माध्यम से जुड़े हैं, वो है हमारी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, आई बात समझ में? प्रोक्रिएशन फैमिली होती है और ओरिएंटेशन फैमिली होती है, यानी कि मेरा जो घर परिवार है यहाँ पर वो मेरी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, और दूसरी तरफ जिस तरफ मैं विवाह करके जाऊँगा या गया हूँ, यानी कि मेरे इन लॉज, वो मेरी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। आई बात समझ में? तो इसीलिए पे के यानी कि पे का घर, पिता घर, यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये मेरी ओरिएंटेशन है। आई एम ओरिएंटेड टूवर्ड्स देम बाय बिकॉज लाइन ऑफ डिसेंट। मुझे आप ट्रेस करने जाओगे तो मैं पीछे उधर ही मिलूँगी या मिलूँगा। इट इज़ माई फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो माई द फैमिली ऑफ बर्थ। सेकेंड टाइप, जिधर मैं जाऊँगा आगे नए संबंधों का, नए समाज का सृजन होगा, नए समीकरणों का सृजन होगा, नया समाज बनेगा ना। मेरे कितने और आपके भी कल को कितने नए संबंध बनेंगे ना। एक नए संबंध का जन्म हुआ ना, साला। अगर मेरी घरवाली का कोई भाई होगा तो वो मेरा क्या हुआ? साला, है ना। और दूसरा ससुर, श्वास यानी कि सांस, तो ससुर सांस, इस तरह से और कितने बनते जाएंगे।
है ना, बुआ सास, दादी सास, मामी सास, मौसी सास, तो कितना कुछ नया सृजन हुआ। तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है ये। और दूसरी तरफ मैं लाइन ऑफ डिसेंट यानी कि ब्लड के वाया कनेक्टेड ही था सबसे, मेरे सारे के सारे पीछे वाले, तो वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। तो दो फैमिली होती हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एक फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। लेकिन इसमें खासियत ये है कि आप मैरिज के वाया जुड़े हैं तो भी आप किन हैं, और आप बाय बर्थ जुड़े हैं तो भी आप किन हैं। तभी मैरिज के वाया बहुत से रिचुअल्स करा करके ये फुल्ली मेंटली आपके अंदर ब्लड में डाला जाता है, इंस्टिल कर दिया जाता है, सोसाइटी के द्वारा एक्नॉलेज करा दिया जाता है सो डीपली हर वे में कि नाउ यू आर किन टू दिस फैमिली। इसलिए बार बार कहते हैं कि अब तो तुम इसी परिवार का हिस्सा हो, अब तो तुम इस घर की बेटी हो, और अब तो तुम इस घर के बेटे हो, है ना, तुम तो बेटे से भी बढ़कर हो, तुम हमारे बेटे से ज़्यादा तुम हो। तो ऐसे जीवाइयों को ऐसी लाइनें बोली जाती हैं, वो कितनी सच हैं कितनी झूठ है मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये लाइनें तुमने सुनी होंगी कि तुम तो हमारे बेटे से भी बढ़कर हो, तुम्हारा मान सम्मान पहले, हमारी बेटी का बाद में, उससे ज़्यादा। बेटियों को भी ये संदेश दिया जाता है कि देखो अब तुमसे ज़्यादा हमें वो है, तुम्हारा पति। एक बात समझ लेना, तुम समझ आई बात। और बेटी कहती है अच्छा वो कल आया वो मुझसे ज़्यादा, वो कहते हैं हाँ वो जवाई है, वो हमें तुमसे ज़्यादा प्रिय है। ये बार बार बेटी के भी दिमाग में सेट किया जा रहा है, ताकि बेटी ये कहे कि अच्छा फिर मेरे पति से ज़्यादा मैं होंगी मेरे वाले ससुराल में, तो वो अपने ससुराल से और जुड़े। इसके एफर्ट्स उसकी ओरिएंटेशन वाली फैमिली भी कर रही है, और उसकी प्रोक्रिएशन फैमिली भी बार बार यही जुगाड़ लगा रही है, मेहनत कर रही है कि वो इधर सेट हो जाए। और दूसरी तरफ ये जो लड़का है इसके विषय में भी सेम ऐसे ही काम किया जा रहा है। तो इसलिए हर एक लेवल पे जब जब आपको ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि अब आप किन हो रहे हो इस फैमिली के वाया मैरिज, तो वो सारे के सारे रिचुअल्स को सोसाइटी से एक्नॉलेज कराने के लिए लोगों को निमंत्रण भेजा जाता है कि आइए। तो लोगों को इनवाइट करते हैं, हर बार ये इनविटेशन ज़रूरी है। इसलिए जब हमने उन्हें निमंत्रण भेजा है, उनका आदर सत्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो लोग कई बार आके, कुछ फिल्मों में दिखता भी है, बड़े चौड़े होके बैठ जाते हैं और कुछ भी है, तो फिर वो आगे से कहते भी हैं हम कौन सा अपनी मर्जी से आए, तुम्ही ने, तुम्हारे आमंत्रण पे ही तो आए हम आमंत्रित हैं इसलिए हम आए हैं। अब ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम हमारे साथ, क्योंकि हमने खुद ही उन्हें बुलाया था, क्योंकि हमें एक सिस्टम चाहिए कि हम एक नए पर्सन को किन बनाने जा रहे हैं, और वो किन बनेगा उसके लिए हम उसके माइंड में कई सारे रिचुअल्स के वाया इंस्टिल कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर अपना रंग चढ़ाया, यानी कि उसके ससुराल से उसके लिए मेहंदी आई और वो लगी, तो उस पर एक रंग चढ़ा, उसका श्रृंगार हुआ। उसके ससुराल से लोग आए और उसका श्रृंगार करके उसे सजा करके गए, उस पर चुन्नी चढ़ा करके गए। इस तरह के बहुत सी रिचुअल्स करके गए हैं, जिससे उन्हें पता एक लड़की के मन में स्थापित हो कि एक नए रूप में, एक नए परिधान में, एक नए समाज में उसे एंट्री हो रही है, और वो उसका एक नया परिवार है। ये सब कुछ सोशली एक्नॉलेज होना भी ज़रूरी था, सोशली इसे हमें एक्नॉलेज कराना था। वो बार बार वो लाइन आएगी, अप्रूवल लेनी ज़रूरी थी इस बार, इसलिए बार बार लोग आते, बुलाए जाते हैं, हर रिचुअल के लिए लोग बुलाए जाते हैं। समझ आइए आपको। तेल चढ़ाना है तो कहा जाता है जाओ थोड़े मोहल्ले वालों को बुला लाओ कि इसे तेल चढ़ाने लगे हैं, तो सबको बुला लिया। जो ना मोहल्ले वाले लोग बातें करते हैं कब तेल चढ़ा लिया, कब क्या कर लिया, भैया हमें तो पता ही नहीं, कहाँ से ले आए शादी करके। तो फिर सम्मान नहीं मिल पाता समाज में, वो लड़के को भी सम्मान नहीं मिलता, लड़की को भी सम्मान नहीं मिलता कि भाई तुम कब आ गई, कौन हो, हमको क्या पता यार ये कौन लोग हैं, हमें तो कुछ पता नहीं। लेकिन यही सब जब सबको बुला बुला के आशीर्वाद दिलवाया गया हो, तो बार बार स्टेप्स आते हैं बार बार आशीर्वाद दिलवाने के। उसे लोगों ने शगन में बदल दिया, झोली में पैसे डालने, फ़ोटो खिंचाने से बदल दिया, अलग आता है, लेकिन वो बार बार आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, बार बार इट इज़ अ सैंक्शन, बार बार अप्रूवल से एक्नॉलेज हो रहा है कि ये ज़रूरी। इसलिए लोग भी बार बार कहते हैं कि स्टेज पे नहीं जाना, चलो चलो, क्योंकि वो आए ही इस काम से थे, लेकिन खाए पिए निकल लिए, तो स्टेज पे गए बिना निकल लेते हैं। मतलब सैंक्शन देने के लिए, एक्नॉलेज देने के लिए बुलाए थे, एक्नॉलेजमेंट दिए बिना खा पी के सटक लिए। तो मुद्दा यहाँ पर यही है। लेकिन इसमें लड़के लड़की भी गलती है, देरी करते रहेंगे फ़ोटोशूट में, तो अप्रूवल देने वाला तबाह थोड़ी ना हो जाएगा, वो समय रहेगी तो तुम्हें एक्नॉलेज करके जाएगा। ठीक है, तुम्हारे फेरे देख लिए उसने, एक्नॉलेज हो गया। तो फेरों में होना लोगों का ज़रूरी है। आप स्टेज पे आकर के बैठे हैं, ज़रूरी है भैया। रिसेप्शन हुई है आपकी,
उसमें लोग आने ज़रूरी हैं। आपको उस सोसाइटी ने रिसीव किया तो रिसेप्शन का एक आपने प्रोग्राम रखा, ये सारा होता है। ये बहुत रिचुअलिस्टिक है। ये इसीलिए कि ये ऐसे आर्टिफिशियली वो पर्सन आपका किन नहीं बन पाएगा। मैरिज कोई ऐसे रिटर्न लिखी हुई कोई चीज़ नहीं है। उसे किन बनाने के लिए उसके दिमाग में बिठाना पड़ेगा बहुत गहराई से, ताकि जब भी वो किनशिप को तोड़ने लगे या इससे बाहर होने लगे, उसको कई चीज़ें पुल कर ले, कई विचार खींच लें कि नहीं ये ठीक नहीं है, इतना समाज आया था, इतने लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतने लोगों ने देखा, सब जुड़े, ये गलत है। तो इसको फिर रीइंफोर्स करते हैं, पिता की पगड़ी, माता की इज्जत, परिवार की इज्जत। तो लड़की लड़के दोनों परिवार कोशिशें करते हैं कि ऐसी कोई हरकत ना करियो, लड़के को भी समझाते हैं, लड़की को भी, नहीं तो फिर कल को बदनामी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत लगती है इसमें, फिर किनशिप होती है। मैरिज के बाद किन एवं ही नहीं बनते। जैसे जैसे समाज अब समय कम हो रहा है, लोग एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं, तो ये एक इकट्ठ कम हो रहा है। जो हो भी रहा है इकट्ठ, वो मटेरियलिस्टिक हो रहा है, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहा है, भौतिक इकट्ठ है, पर्पस ओरिएंटेड इकट्ठ नहीं है। वो इस थॉट के बिना ही आ रहे हैं कि हमें शादी में क्यों बुलाया। वो इसलिए आ रहे हैं कि जान पहचान है इनकी, हमसे इसलिए बुलाया, या फिर बस बुलाया। हम अपने आप से एक बार क्वेश्चन पूछे कि हमें किसी ने इनविटेशन क्यों दिया? क्योंकि हमारे मोहल्ले में रहते हैं सिर्फ इसलिए? नहीं, उन्हें हमसे सामाजिक रूप में अप्रूवल लेना है, एक्नॉलेजमेंट लेना है, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है। तो ये सब विचार खत्म हो गए, ये सब कंसेप्ट। तो इसलिए अब देखिए किन बन नहीं पा रहे हैं जल्दी। तो विद इन अ सेकेंड डिसीजन हो जा रहा है कि मैंने नहीं आना, या लड़का कह रहा है मैंने नहीं लेके जाना, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। और माता पिता भी अब टेंशन नहीं, तो वो कह रहे हैं इन्होंने फैसला ले लिया, हो गया, अब हम क्या करें यार, बच्चों का फैसला है। तो वो बच्चे ही रह जाते हैं सारी उम्र। ये इस कंसेप्ट चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सही है बुरा है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये है, आपको एक दृष्टि दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो रहा है, उसका कारण यही है। तो कितना समाज इकट्ठा किया ये बड़ी बात नहीं, समाज जो आया था वो चेतन कितना था, उनका कंसाइंस का लेवल क्या था, उन्हें पता भी था उन्हें क्यों बुलाया है। और जिन्होंने बुलाया है उन्होंने दिखावे करने के लिए बुलाया था कि कितने स्टॉल, कितना गहना, कितनी गाड़ियाँ दहेज में आ रही हैं, या इसलिए कि आओ हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो। तो कार्ड में लाइन आज भी लिखी जाती है, मिल के भी एक आ जाता है, आइए और इनको आशीर्वाद दीजिएगा, लेकिन गेम कुछ और चल रही होती है। आई बात समझ में? तो हम अपनी कथनी और करनी से अलग हो रहे हैं। समस्या ऐसी बात की, आज भी बहुत बुजुर्ग पुराने जब आपसे शादी वाले दिन मिलेंगे, स्टेज पे आएंगे, तो आपको बिल्कुल अलग से समझाएंगे कि इकट्ठे रहना, अब मिलजुल के रहना, अब अपना घर समझना, अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। तो वो ये लाइन ज़रूर कहेंगे, लेकिन इसके अलहदा जो भी आएंगे वो एक ही बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लुकिंग हॉट, माय ऑसम, लहंगा बड़ा ज़बरदस्त, आपकी शेरवानी बड़ी कैंट, ज्वेलरी बड़ी मस्त। यही कॉम्प्लीमेंट है। जिस पर्पज़ से बुलाया कि मिलजुल के रहना, मतलब किन बनना, वो किन बनने की सलाह कोई नहीं दे रहा, कुछ और ही सलाहें चल रही। तो फिर हमें भी मैरिज पूरी हो जाती है, मैरिज के दौरान भी एक्सटेसी किसी और ही चीज़ की रहती है, उन्मत्तता, और मैरिज ख़त्म होने के बाद भी उन्मत्तता किसी और चीज़ की रहती है। 2-4-5 दिन में फ़ोटोशूट, प्री वेडिंग के जज्बे चस्के ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो मैरिज काटने सी लगती है, फिर अजीब सी लगती है, फिर कहते हैं कोई थ्रिल नहीं मिल रहा, कुछ हो नहीं रहा, हमें भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, दोनों कहते हैं मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, फिर दोनों कुछ कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि बार बार उनकी मेंटल कंडीशनिंग नहीं की होती कि तुम्हें मिलके सब करना है, मिलके सब करना, तुम अब किन हो ये नहीं बताया जाता कि तुम अब फैमिली हो गए हो। ओके, दैट इज़ द कंसेप्ट। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट यहाँ पर, तो फैमिली की ये परिभाषा, फिर उस पर से मैरिज की ये परिभाषा है। ठीक है, तो जिनके साथ आप ब्लड के रिलेशन के साथ जुड़ जाते हैं वो सब आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्सैंग्यूनल, कॉन्सैंग्यूनल। ठीक है, यानी कि आपके जो भी भाई बहनें सारे आपके कौन है, कॉन्सैंग्यूनल। और जिनके भी साथ आप विवाह के तहत जिनके साथ संबंध बना लेंगे वो सारे संबंधी आपके क्या हो, एफेन्स, एफेन। आई बात समझ में? तो एफेन्स एंड कॉन्सैंग्यूनल, आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। तो प्रोक्रिएशन, ओरिएंटेशन, कॉन्सैंग्यूनल, एफेन्स, इस तरह के शब्द इस्तेमाल में आते हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना है। देखिए, छोटे छोटे शब्द ही हमें अखबार या करंट अफेयर की कोई चीज़ें पढ़ने में कितना एम्पावर कर देते हैं। 2 मिनट में हम चीज़ों को समझ जाते हैं।
मुझे लगता है इसके वाया कोर्ट की जजमेंट से समझना सबसे इजी हो जाता है कि कोर्ट ने ये लाइन किस आधार पे कही, ये कहा कि भाई आपकी तो एक सोशल एक्नॉलेज्ड प्रोसेस के वाया आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट से होके गुजरे हो, आपकी मैरिज हुई है, इसे आप ऐसे कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर है तो फिर स्ट्रॉन्ग रीजंस आप बताइए। आप जिम्मेदारियों से नहीं बन सकते, यू आर बच सकते, यू आर किन नाउ, कोई मजाक नहीं चल रहा, यू आर अ किन। और किन सिस्टम इज़ अ बेसिस ऑफ द फैमिली, एंड फैमिली इज़ अ बेसिस ऑफ द सोसाइटी, एंड सोसाइटी इज़ अ बेसिस ऑफ द स्टेट, द नेशन। तो स्टेट को, नेशन को इस तरह से जर्जर नहीं होने दे सकते, हमें सोसाइटीज़ प्रोटेक्ट करनी है। और सोसाइटीज़ ऐसे खोखली नहीं हो सकती, हमें फैमिलीज़ प्रोटेक्ट करनी है। फैमिलीज़ इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि किन सिस्टम ही कोई ख़त्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दिस विल नॉट हैपन, इस तरह से नहीं हो सकता। आपको ख्याल रखना, देखिए कैसे बढ़ना है। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। सो देर इज़ अ कंसेप्ट जैसे कि द सिस्टम ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, वो आपको किन हुए बिना एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति दे देता है। मतलब किन हुए बिना आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, 4 महीने 6 महीने रहते हैं, कई बार 8-8 10-10 साल भी रह लेते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं। वो अंतर ये है कि मैरिज में और उसमें अंतर ये है, बाकी सब हैं, बस किन नहीं हुए, वो किनशिप नहीं है उनमें। आई बात समझ में? तो वो थोड़ा ऑब्लिगेशन फ्री सिस्टम है इस तरह का। फिर कोर्ट की जजमेंट्स के वाया उसमें ऑब्लिगेशंस डाली गई, लड़के की जिम्मेदारी डाली गई काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ऑब्लिगेशन फ्री है, तो वो थोड़ा चिल सिस्टम है। और कई कंट्रीज़ में वो रहा, भारत में भी धीरे धीरे है, आज की डेट में बहुत आगे है। अब आज की डेट में कोर्ट्स द्वारा, अब देखिए कुछ चीज़ें हैं वो सोशली एक्नॉलेज होती है, कुछ चीज़ें सोशली एक्नॉलेज नहीं होती हैं। हाँ, लीगली एक्नॉलेज हो सकती हैं, जैसे लीगली मान लीजिए कि वो एक्नॉलेज है कोर्ट्स के द्वारा, उसे मान लीजिए मान्यता है, पर अभी समाज ने मान्यता नहीं दी, इसलिए बहुत सी कॉलोनीज़ में, बहुत से फ्लैट्स में आपको जगह नहीं मिलती, तो कह देते हैं कि भाई यहाँ पे लिव इन्स आर नॉट अलाउड, आप कहीं और देख लो। बट हाँ, दे आर लीगल, कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं कि वो हो सकता है, अगर दोनों कंसेंट के साथ रह रहे हैं, रह सकते हैं, कोई बात नहीं, एडल्ट होने चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर किन डेवलप नहीं हुआ, क्यों फैमिलीज़ से जुड़ी नहीं, मेंबर्स से जुड़े नहीं, और सोसाइटी ने आकर के उसे एक्नॉलेज अभी किया नहीं। आई बात समझ में? तो आपकी यूनियन उस लेवल पर बनी ही नहीं। आपकी यूनियन आप दोनों के इंडिविजुअल लेवल पर हो गई है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन इसलिए वो बहुत ही फास्ट पेस के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं दोनों इंडिविजुअल्स के डिसीजन ले लेने से। तो उसके पीछे कोई फॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं है डिज़ोल्व करने के, वो आप डिज़ोल्व कर लो, कहानी ख़त्म हो गई। आई बात समझ? शायद इसलिए एक प्रेफरेबल मोड भी रह सकता है वो। लेकिन अभी भी आप मेट्रो सिटीज़ के बाहर जाएं या बहुत बड़े शहरों के बाहर जाएं, राजधानियों के बाहर जाएं, तो ये चलन नहीं। हाँ, उन बड़े शहरों में है। आई बात समझ में? क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ज़्यादा है, भांति भांति के क्षेत्र के लोग हैं, और इसलिए कोई किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं रख रहा है। एफिनिटी, जैसे अफिन मैंने बोला ना, एफिनिटी नहीं रखी जा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, अब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के और हिमाचल के कई स्टाफ मेंबर्स, कई ऑफिसेस, कई ऑफिसर्स वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो पीछे से किसी गांव, किसी राज्य, किसी क्षेत्र के हैं, तो एक ही कॉलोनी में 10 घर है, 10 के 10 एक दूसरे को जानते नहीं, वो कनेक्टिविटी नहीं। तो उनमें से कोई एक घर में कोई किसी भी मैनर में रह भी रहा है, पीजी लेकर के या लिव इन सिस्टम में किसी भी तरह से, क्योंकि उसे ये पता है कि ये 9 आपस में किसी मैनर में भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमें किसी तरह की तंगी कोई ऐसी आने वाली नहीं है। आई बात समझ में? तो उन शहरों में ये होता है। लेकिन फिर जब आप देखें कि एक मोहल्ला पुराना बसा है, एक कॉलोनी पुरानी बसी है, वहाँ पर लोग अब एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर कर के पीछे गांव ढूंढ ढूंढ के जुड़ गए हैं। तो आपका गांव कहाँ है पीछे से, मेरा गांव किधर है पीछे से, आप किधर से रहने वाले हैं, आप किधर से, ऐसे करते करते वो पूरा कनेक्टेड है पूरा मोहल्ला। तो वो अब एक यूनिफाइड कम्युनिटी की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि भाई हमने नहीं किसी को रहने देना, तो वहाँ पर ये सिस्टम नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए ज़्यादातर राजधानियाँ या ज़्यादातर बड़े शहरों में ये हो पाता है। अदरवाइज़ सोसाइटी सिस्टम अभी फिर भी कहीं ना कहीं पर्सनल है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शंस रह जाती हैं, इसलिए उन शहरों में नहीं हो पाता। ग्रामीण स्तर पे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, ग्रामीण स्तर पर तो ये हो ही नहीं सकता। गांव वालों को ही समझ में नहीं आना ये क्या हो रहा है, आप रिस्क नहीं ले सकते।